कुछ साल पहले मेरे पोर्टफोलियो में 20 से ज़्यादा फंड्स थे। मैं म्यूचुअल फंड्स को समझने की कोशिश कर रही थी, इसलिए मैंने बहुत एक्सपेरिमेंट किया। टाइम निकलता गया और मैंने ये रियलाइज़ भी नहीं किया कि मैं 20 से भी ज़्यादा स्कीम्स में इन्वेस्ट कर रही हूँ। मैं अपने पोर्टफोलियो को रेगुलरली चेक करती रही। इवन दो मेरे पास बेस्ट परफॉर्मिंग स्कीम्स थी जो 18 to 20% तक का रिटर्न दे रही थी, मेरे पोर्टफोलियो के रिटर्न सिंगल डिजिट में थे। इसलिए मैंने और डीपली सोचा और कुछ एनालिसिस के बाद रियलाइज़ किया कि मैंने पोर्टफोलियो बिल्डिंग और मैनेजमेंट में एक बहुत बड़ी गलती की है, और ये गलती थी ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करने की। ये गलती रियलाइज़ होते ही मैं अपने पोर्टफोलियो क्लीनअप में लग गई, और हालांकि इसमें कुछ टाइम और एफर्ट लगा, लेकिन मैंने इस एक्सरसाइज को पूरा किया और मुझे इस बात की खुशी है क्योंकि इस एक चेंज से मेरे रिटर्न्स बेटर हो गए। इसके अलावा फंड्स को ट्रैक करना मेरे लिए बहुत आसान हो गया। ईटी मनी हिंदी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कि आप अपने रिटर्न को ऑप्टिमाइज करने के लिए पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को कैसे कम कर सकते हैं। हम ऐसी कई स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करेंगे जो आपको ऐसा करने में हेल्प कर सकती हैं। ब्रॉडली इस वीडियो के 3 सेक्शंस हैं। पहले हम बात करेंगे कि क्यों बहुत सारे फंड्स आपके रिटर्न्स पर नेगेटिव इम्पैक्ट डालते हैं। फिर हम देखेंगे कि आपको पोर्टफोलियो में कितने फंड्स रखने चाहिए, और लास्ट में हम कुछ स्ट्रैटेजीज डिस्कस करेंगे जो आपके पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स को कम करने के लिए हेल्प करेंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहले डिस्कस करेंगे कि हम इतने ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करना क्यों शुरू कर देते हैं। बेशक हर आदमी की इस बारे में एक अलग स्टोरी है, लेकिन इसमें कुछ कॉमन थ्रेड्स हैं। फर्स्ट, हम हमेशा परफॉर्मेंस को चेज करते हैं, इसलिए हम ऐसे फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं जो उस टाइम पर अच्छा परफॉर्म कर रहे हों। लेकिन जब वो परफॉर्म करना बंद कर देते हैं तो हम सिंपली अपनी एसआईपी स्टॉप कर देते हैं और किसी दूसरे फंड में इन्वेस्ट करना स्टार्ट कर देते हैं जो अच्छे रिटर्न्स दे रहा हो। दूसरा रीज़न बहुत प्लेन और सिंपल है, एक्साइटमेंट। और जैसे कि मैंने वीडियो की शुरुआत में कन्फेस किया था कि मेरे पास बहुत सारे फंड्स थे क्योंकि मैं उन सबको एक्सप्लोर करना चाहती थी। फॉर्चुनेटली मैंने समझदारी दिखाई और ऐसा करना बंद कर दिया। बहुत लोगों को तो एजेंट्स और डिस्ट्रीब्यूटर्स फंड्स मिस सेल कर देते हैं, या अगर आपका कोई रिलेटिव सेलिंग और डिस्ट्रीब्यूशन करता हो तो फिर तो मना करना और भी डिफिकल्ट लगता है। कुछ फंड्स जैसे टैक्स सेविंग फंड्स में लॉक इन पीरियड होता है, इसलिए आप लॉक इन पीरियड को पूरा होने के बाद ही पूरे फंड से एग्जिट कर सकते हैं। तो इस वजह से भी आपके पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स आ सकते हैं। ये कुछ मेन रीजंस हैं। जैसे कि मैंने कहा, हर इन्वेस्टर की एक अलग स्टोरी होती है, लेकिन अगर आपके पोर्टफोलियो में बहुत सारे फंड्स हैं तो वो शायद अच्छा नहीं है। नेक्स्ट सेक्शन में हम देखते हैं कि ज़्यादा फंड्स प्रॉब्लमैटिक क्यों होते हैं। प्रॉब्लम ऑफ प्लेंटी के ऐसे 3 रीजंस हैं जिनकी वजह से आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स नहीं होने चाहिए। बहुत सारे फंड्स मैनेज करने में चैलेंजिंग हो सकते हैं। ये आपके रिटर्न्स को पुल डाउन कर सकते हैं। आपका पोर्टफोलियो ओवर डाइवर्सिफाइड हो सकता है, ऑलमोस्ट एक इंडेक्स की तरह। आइए अब एक एक करके इन पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। पहला पॉइंट काफ़ी सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। इस बात से कौन मना करेगा कि अगर पोर्टफोलियो में 20-30 फंड्स हैं तो आप कभी भी नहीं जान पाएंगे कि एक्चुअली चल क्या रहा है। कुछ फंड्स ऐसे होंगे जो अच्छा परफॉर्म कर रहे होंगे, और ऐसे फंड्स भी होंगे जो अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहे होंगे। कुछ डुप्लीकेट्स फंड्स भी होंगे, कुछ ऐसे फंड्स भी होंगे जिनमें बहुत कम पैसा होगा। इसी तरह से अलग अलग केसेस होंगे। अगर आप फ्रेश इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आपको इमीडिएटली पता ही नहीं चलेगा कि किस में इन्वेस्ट करना चाहिए। अच्छा इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो एक गार्डन की तरह होता है। इसे फ्लरिश करने के लिए आपको इसकी देखभाल करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इसमें वीड्स उगने देंगे तो आपका गार्डन खराब हो जाएगा। ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स रिटर्न्स पुल डाउन कर सकते हैं क्योंकि इससे डिजर्विंग फंड्स को एक कंसिडरेबल एलोकेशन नहीं मिल पाता। हम इसे एक बहुत ही सिंपल एग्जाम्पल के साथ देख सकते हैं। मान लीजिए 10 लाख रुपए के 2 अलग अलग पोर्टफोलियो हैं। पहले पोर्टफोलियो में 5 फंड्स हैं और दूसरे पोर्टफोलियो में 20 फंड्स हैं। सिंप्लिसिटी के लिए ये भी मान लेते हैं कि आपने हर फंड में सेम अमाउंट इन्वेस्ट किया है। 10 साल के बाद सभी फंड्स ने 12% रिटर्न दिया है।
लेकिन दोनों पोर्टफोलियोज के एक एक फंड ने बाकी सभी से बेटर परफॉर्म किया और 22% रिटर्न दे दिया। तो आपके हिसाब से पोर्टफोलियो रिटर्न क्या होना चाहिए? सरप्राइजिंगली जिस पोर्टफोलियो में 20 फंड्स हैं उसमें आप लगभग 33.2 लाख तक एक्यूमुलेट कर लेंगे, लेकिन जिस पोर्टफोलियो में सिर्फ 5 फंड्स हैं आपको लगभग 39 लाख रुपीस तक का कॉर्पस दे देगा। पोर्टफोलियो के रिटर्न में अचानक गिरावट सिर्फ इसलिए आई क्योंकि हमने इसमें ज़्यादा फंड्स रखे थे। ये केवल एक हाइपोथेटिकल एग्जाम्पल है, रियलिटी और भी ज़्यादा हार्श है। एक बड़े अनअटेंडेड पोर्टफोलियो में कम परफॉर्म करने वाली स्कीम्स आपके एग्रीगेट रिटर्न्स को बहुत ज़्यादा गिरा सकती हैं। इसलिए अपने पोर्टफोलियो रिटर्न को बढ़ाने के लिए आपको सिंपली नंबर ऑफ फंड्स को लिमिटेड रखना है, जिससे डिजर्विंग फंड्स अपना मैजिक दिखा सकेंगे। तीसरा पॉइंट जिसे मैंने पहले ही मेंशन कर दिया था, ओवर डाइवर्सिफिकेशन से जुड़ा है। मान लीजिए आपके पास 20 इक्विटी फंड्स हैं। अब मान लीजिए उन 20 फंड्स में से हर एक के पास 50 to 70 स्टॉक्स हैं। बेशक उनमें डुप्लीकेट भी होंगे, लेकिन फिर भी मान लेते हैं कि आपके कंबाइंड पोर्टफोलियो में 500 से ज़्यादा यूनिक स्टॉक्स हैं। इससे आपका पोर्टफोलियो इंडेक्स जैसा हो जाएगा। हम आपको इसका एक सिंपल एग्जाम्पल देते हैं। अब मान लीजिए कि आपने लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप कैटेगरीज के सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड फंड्स में इन्वेस्ट किया है। तो आपके पास 3 फंड्स होंगे, ICICI ब्लू चिप फंड, HDFC मिड कैप अपॉर्चुनिटीज और निपॉन इंडिया स्मॉल कैप फंड। सिर्फ इन तीनों फंड्स में आपके पास 275 से ज़्यादा यूनिक स्टॉक्स होंगे। अब अगर आप किसी इंडेक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो आप किसी इंडेक्स फंड को ऑप्ट कर सकते थे और खुद को इतने बड़े एफर्ट से बचा सकते थे, राइट? शायद आपने इंडेक्स के कंपैरिजन में बेटर रिटर्न पाने के लिए एक्टिव फंड्स में इन्वेस्ट किया, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स में इन्वेस्ट करते हैं तो आपका ये पर्पस डिफीट हो जाता है। आइए अब इस वीडियो के सेकंड पार्ट की ओर मूव करते हैं। आपके पोर्टफोलियो में आइडियली कितने फंड्स होने चाहिए? यहाँ एक स्ट्रेट फॉरवर्ड रूल है, आपके पोर्टफोलियो में जितना पॉसिबल हो कम फंड्स होने चाहिए। आइए इसे समझते हैं। जब आप किसी म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आपको एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिलता है। ये म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट करने के कई बेनिफिट्स में से एक है। भले ही आप कुछ हज़ार रुपए की ही इन्वेस्टमेंट क्यों ना करें, वो पैसा पूरे पोर्टफोलियो में फैल जाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी इक्विटी फंड के पोर्टफोलियो में 30 से 80 स्टॉक्स हैं तो आपका इन्वेस्टमेंट इन सभी में स्प्रेड हो जाएगा। और अगर आप छोटा अमाउंट इन्वेस्ट कर रहे हैं तो एक फंड भी काफ़ी है। जैसे जैसे आपका कॉर्पस ग्रो करता है आपको डाइवर्सिफिकेशन की ज़रूरत पड़ सकती है, लेकिन हर फंड का एक स्पेसिफिक पर्पस होता है। एग्जाम्पल के लिए, एक डेट और एक गोल्ड फंड आपके पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी दे सकता है जब मार्केट में करेक्शन हो। एक मिड कैप फंड रिटर्न्स को इम्प्रूव करने में हेल्प कर सकता है। फिर भी आपको पोर्टफोलियो में 6 से 7 फंड से ज़्यादा की ज़रूरत नहीं होती। आप सिर्फ 7 फंड्स के साथ ही मैक्सिमम डाइवर्सिफिकेशन अचीव कर सकते हैं। लार्ज, मिड एंड स्मॉल कैप फंड्स आपको अलग अलग मार्केट सेगमेंट में डाइवर्सिफिकेशन दे सकते हैं। डेट एंड गोल्ड स्कीम्स आपको एसेट क्लासेस में डाइवर्सिफाई करने में हेल्प कर सकती है। और एक इंटरनेशनल फंड आपको जियोग्राफिक डाइवर्सिफिकेशन दे सकता है। ये कुल 6 फंड्स हैं। और जैसे कि हमने पहले डिस्कस किया था, कम फंड्स का मतलब बेटर परफॉर्मेंस भी है। अगर आपके पास इससे ज़्यादा फंड्स हैं तो चिंता ना करें। इस वीडियो के अगले पार्ट में हमने उन स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन की है जो आपको इन्हें कम करने में हेल्प कर सकती है। तो यहाँ हम इस वीडियो के कोर में हैं। अब हम कुछ ऐसी स्ट्रैटेजीज पर डिस्कशन करेंगे जिन्हें आप अपने पोर्टफोलियो में नंबर ऑफ फंड्स कम करने के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सभी रिकमेंडेशंस हर केस पर अप्लाई नहीं होंगी, इसलिए बेझिझक उन सजेशंस का यूज़ करें जो आपके लिए सही हो। तो पहली स्ट्रैटेजी के साथ स्टार्ट करते हैं। हर फंड के एलोकेशन को समझें। स्टेप 1, असाइन वेट्स टू ईच फंड। तो सबसे पहले आपको ज़रूर ये चेक करना चाहिए कि आपने हर फंड में कितना पैसा एलोकेट किया है। इसे अच्छी तरह समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेते हैं। मान लीजिए आपके पोर्टफोलियो में टोटल 10 फंड्स हैं और इनकी करंट वैल्यू 10 लाख की है। 3 फंड्स में 2-2 लाख रुपए हैं, मतलब आपके पोर्टफोलियो में इन फंड्स की वेटेज 20% ईच है। तो कुल मिलाकर इन 3 फंड्स की वेटेज 60% होती है।
इसी तरह बाकी के 7 फंड्स में किसी की वेटेज 10%, किसी की 5% और इसी तरह से अलग अलग केसेस होंगे। तो पहला स्टेप है हर फंड की वेटेज को नोट करना। अगर आपके पास कुछ फंड्स हैं जो आपके पोर्टफोलियो के 5% से कम हैं और आपने उनमें बहुत पहले से इन्वेस्ट करना बंद कर दिया है, तो उन्हें एग्जिट कर सकते हैं। ऐसे इन्वेस्टमेंट्स आपके पोर्टफोलियो के वैल्यू को नहीं बढ़ाएंगे। उनका परफॉर्मेंस या अंडर परफॉर्मेंस आपके लिए कोई मायने नहीं रखता, इसलिए इनसे छुटकारा पा लेना ही सबसे अच्छा है। इसके बाद अंडर परफॉर्मिंग फंड्स पर नज़र डालें। स्टेप 2, एग्जिट द अंडर परफॉर्मेंस। ये कहना आसान है कि आपको अंडर परफॉर्म करने वाले फंड से ज़रूर एग्जिट करना चाहिए, लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि आप किसी फंड को एक क्रॉनिक अंडर परफॉर्मर कब कहेंगे। अगर कोई फंड 2 साल या इससे ज़्यादा टाइम से अपने पीयर्स के मुकाबले ख़राब परफॉर्म कर रहा है, तो उसे अंडर परफॉर्मर कहा जा सकता है और हमें इससे बाहर निकलना कंसिडर करना चाहिए। इन्हें पहचानने का दूसरा ऑप्शन है ईटी मनी ऐप पर उनके फंड रिपोर्ट कार्ड को देखना। यहाँ आप 2 मेन पैरामीटर्स पर फंड की रैंकिंग को देख सकते हैं। पहला है फंड्स की कंसिस्टेंट रिटर्न्स देने की एबिलिटी। इसीलिए जिन फंड्स ने समय के साथ हमेशा अच्छा परफॉर्म किया है, उनकी इनकंसिस्टेंट परफॉर्मर्स के कंपैरिजन में बेटर रेटिंग्स होंगी। दूसरा है प्रोटेक्शन फ्रॉम वॉलेटिलिटी, मतलब कि फंड में उतार चढ़ाव कम से कम हो, जिससे कि आपके रिटर्न्स पे इम्पैक्ट ना आए। इन रेटिंग्स को लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म परफॉर्मेंस का एक इंटेलिजेंट मिक्स यूज करके कैलकुलेट किया जाता है। अब इन्वेस्टर्स को फंड एग्जिट करते टाइम एक कंसर्न भी ये होती है कि उन्हें गेन्स पर टैक्स देना होगा, लेकिन एक पुअर परफॉर्मर में इन्वेस्टेड रहने से बेटर है कि आप टैक्स देकर अपना पैसा मोर डिजर्विंग फंड में इन्वेस्ट करें। एग्जाम्पल के लिए मान लें कि आपने 3 साल पहले 10 साल के टारगेट टाइम होराइजन के साथ किसी इक्विटी फंड में 1 लाख रुपए इन्वेस्ट किए थे। पिछले 3 सालों में फंड ने सिर्फ 8% का एनुअलाइज्ड रिटर्न दिया है और फ्यूचर में भी सिमिलर रिटर्न की पॉसिबिलिटी है। अब आपके पास 2 ऑप्शंस हैं। आप उसी स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं और 8% रिटर्न अर्न कर सकते हैं। 10 सालों के बाद जब आप फाइनली फंड को रिडीम करेंगे तो आपका कॉर्पस कितना होगा, आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। दूसरा ऑप्शन ये है कि आप अपने पैसे को इस स्कीम से रिडीम कर लें, एप्लीकेबल कैपिटल टैक्स पे कर दें और एक बेटर परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट कर लें। मान लीजिए कि बेटर परफॉर्मिंग फंड आपको 12% का एनुअलाइज्ड रिटर्न देता है। पहले फंड में इन्वेस्ट करने के 3 साल बाद जब आप अपना पैसा रिडीम करके अगर आप बेटर परफॉर्मिंग फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो देखते हैं 10 साल में आपका पोस्ट टैक्स रिटर्न कितना बनता है। इस तरह ये हमेशा एडवाइजेबल है कि आप बेटर परफॉर्मिंग फंड्स में स्विच करें। हालांकि आपको किसी फंड से एग्जिट होने पर टैक्स पे करना पड़ सकता है, लेकिन बेटर परफॉर्मिंग फंड इसके कंपैरिजन में और ज़्यादा कॉम्पनसेट करेंगे। आइए अब अगली स्ट्रैटेजी की ओर बढ़ते हैं, एग्जिटिंग रिडंडेंट फंड्स। ये पुअर परफॉर्मिंग फंड से बाहर निकलने के जैसा है। आपको टफ डिसीजंस लेने होंगे और उनके साथ बने रहना होगा। इसलिए जब आपके पास ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स हों तो ये नेचुरल है कि उनमें से कई एक ही टाइप के होंगे। आपके पास 2-3 टैक्स सेविंग और 2-3 स्मॉल कैप या फ्लेक्सी कैप फंड्स होंगे। नंबर ऑफ फंड्स को कम करने के लिए आप एक ही कैटेगरी में फंड्स की परफॉर्मेंस कंपेयर कर सकते हैं और पुअर परफॉर्मेंस को एग्जिट कर सकते हैं। अगर आप अपना मन नहीं बना पा रहे हैं तो रिटर्न से हटकर कुछ दूसरे पैरामीटर्स पर फोकस कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप वॉलेटिलिटी को कंपेयर कर सकते हैं या फंड की कितनी पुरानी हिस्ट्री है इसे कंपेयर कर सकते हैं। ये एडिशनल फैक्टर्स आपको डिसाइड करने में हेल्प करेंगे कि कौन से फंड में आपको इन्वेस्टेड रहना चाहिए और कौन से फंड से एग्जिट करना चाहिए। अब अगली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं, पोर्टफोलियो ओवरलैप। मतलब क्यों आपके पास एक ही फंड हाउस से मल्टीपल स्कीम्स नहीं होनी चाहिए। पोर्टफोलियो ओवरलैप एक हिडन रिस्क है, पर यह आखिर होता क्या है? जब 2 या 2 से ज़्यादा फंड्स की पोर्टफोलियो होल्डिंग्स का एक सिग्निफिकेंट परसेंटेज सेम हो तो उसे पोर्टफोलियो ओवरलैप कहा जाता है। इसलिए अगर आपके पोर्टफोलियो में पोर्टफोलियो ओवरलैप वाले फंड्स हैं तो आपको ज़्यादा फंड्स होने के बावजूद भी डाइवर्सिफिकेशन का बेनिफिट नहीं मिलेगा। आइए इसे बेटर तरीके से समझते हैं। पहला, हर म्यूचुअल फंड स्कीम में स्टॉक्स का एक स्ट्रिक्टली डिफाइंड यूनिवर्स होता है। फॉर एग्जाम्पल, लार्ज कैप फंड्स प्राइमरीली सिर्फ टॉप 100 स्टॉक्स में ही इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन रिस्ट्रिक्शंस की वजह से सभी फंड्स में कॉमन स्टॉक्स हो सकते हैं।
हमने 3 सबसे बड़े एक्टिवली मैनेज्ड लार्ज कैप फंड्स के टॉप 10 स्टॉक्स को चेक किया। जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं, इन फंड्स की टॉप होल्डिंग्स में सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। इसलिए अलग अलग म्यूचुअल फंड्स का यूज करके एक ही स्टॉक में इन्वेस्ट करने का कोई पॉइंट नहीं है। अब बात करते हैं दूसरे रीजन की। एएमसीज की अक्सर एक इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी होती है जो उनके फंड्स में मैनिफेस्टेड होती है। इसलिए आपको अलग अलग कैटेगरीज में इसके फंड्स में सेम स्टॉक्स मिल सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए हमने एक्सिस म्यूचुअल फंड की अलग अलग स्कीम्स में सेम स्टॉक्स देखे। जैसे कि आप देख सकते हैं, कुछ स्कीम्स में सिग्निफिकेंट ओवरलैप है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक्सिस म्यूचुअल फंड के इक्विटी फंड्स में ओवरलैप है, हमने दूसरे एएमसीज की स्कीम्स में भी ओवरलैप पाया। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि एएमसीज की इन्वेस्टमेंट टीम और एनालिसिस एक ही इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी फॉलो करते हैं। वो आपके पैसे को ऐसे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना चाहते हैं जो वो फील करते हैं कि आपके लिए बेस्ट है। अनफॉर्चुनेटली हम ओवरलैप की इस प्रॉब्लम को दूर नहीं कर सकते, लेकिन हम डिफरेंट फंड हाउसेज में डाइवर्सिफाई करके इसे कम ज़रूर कर सकते हैं। जब एएमसी बदलती है तो इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी भी बदल जाती है, इसीलिए पोर्टफोलियो ओवरलैप कम हो जाता है। अगर आपके पास एक ही फंड हाउस से मल्टीपल फंड्स हैं, तो आप कैसे शॉर्टलिस्ट करेंगे कि आपको कौन सा फंड रखना चाहिए और किसे एग्जिट करना चाहिए? आइए देखते हैं। सबसे पहले आप टॉप होल्डिंग्स को चेक कर सकते हैं। अगर वे सेम हैं तो आप उनसे एग्जिट करना कंसिडर कर सकते हैं। दूसरा, बेंचमार्क को चेक करें। अगर 2 फंड्स का बेंचमार्क सेम है तो आपको एक में से डेफिनेटली एग्जिट करना चाहिए। आइए अब अगली स्ट्रैटेजी के बारे में बात करते हैं। आपको सेक्टोरल और थीमेटिक फंड से एग्जिट करना चाहिए। जैसे कि उनके नाम से ही पता चलता है, सेक्टोरल और थीमेटिक फंड्स स्पेसिफिक सेक्टर्स और थीम्स में इन्वेस्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक आईटी फंड कंसिडर कीजिए। ये एक सेक्टोरल फंड है और मेनली आईटी सेक्टर से रिलेटेड कंपनीज में ही इन्वेस्ट करता है। दूसरी तरफ एक कंजम्पशन फंड है जो कि थीमेटिक फंड की कैटेगरी में आता है। ये उन कंपनीज में इन्वेस्ट करता है जो राइजिंग कंजम्पशन लेवल से बेनिफिट करेंगी। बदले में ये थीम एफएमसीजी, कंज्यूमर डिस्क्रिशनरी, ऑटो, बैंकिंग एटसेट्रा जैसे सेक्टर्स को कवर कर सकता है। इसलिए एक थीमेटिक फंड में अक्सर सेक्टोरल फंड्स के कंपैरिजन में एक ब्रॉडर मैंडेट होता है। इन्वेस्टर पॉइंट ऑफ व्यू से आपको सेक्टोरल और थीमेटिक दोनों ही टाइप्स के फंड से बचना चाहिए। जैसे कि हमने डिस्कस किया, सेक्टोरल फंड्स का एक नैरोअर फोकस होता है और अगर ये सेक्टर परफॉर्म करने में अनसक्सेसफुल हुआ तो आपके रिटर्न पर असर पड़ सकता है। कोई भी एक सेक्टर हमेशा टॉप पर नहीं बना रह सकता और इकोनॉमिक साइकिल्स में चेंजेस के साथ अलग अलग सेक्टर्स अच्छा या खराब परफॉर्म करते हैं। एक नज़र अपनी स्क्रीन पर बने टेबल पर डालें। ये निफ्टी 500 के कंपैरिजन में कुछ सेक्टर फंड्स की परफॉर्मेंस दिखा रहा है। यहाँ निफ्टी 500 की तुलना में ग्रीन ब्लॉक्स बेटर परफॉर्मेंस और रेड ब्लॉक्स अंडर परफॉर्मेंस शो कर रहे हैं। यही आर्ग्यूमेंट थीमेटिक फंड्स पर भी एप्लीकेबल है। हालांकि वो सेक्टोरल फंड्स के कंपैरिजन में ज़्यादा डाइवर्सिफाइड हो सकते हैं, फिर भी एक थीम पर फोकस करते हैं और अगर ये थीम परफॉर्म करने में अनसक्सेसफुल होता है तो आपके रिटर्न्स एडवर्सली इम्पैक्ट हो सकते हैं। टाइम के साथ साथ अलग अलग थीम्स मार्केट के फेवरेट बनते हैं। जब तक कोई थीम फेवरेट बना रहता है, उस पर बेस्ड फंड्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। हमने पास्ट में देखा है कि किस तरह हाउसिंग, इंफ्रा और ईएसजी जैसी थीम्स ने प्रोमिनेंट गेन्स दिए हैं, लेकिन उन्होंने जल्द ही अपना सिग्निफिकेंस खो भी दिया है। अपनी स्क्रीन पर बने चार्ट को देखें। ये कुछ थीमेटिक कैटेगरीज के एनुअल रिटर्न्स को दिखाता है। इसलिए अलग अलग सेक्टर्स या थीम्स ने अलग अलग पीरियड के दौरान निफ्टी 500 के कंपैरिजन में बेटर परफॉर्म किया है। आउट परफॉर्मर्स बदलते रहते हैं। एवरेज इन्वेस्टर के लिए ये एस्टिमेट लगाना पॉसिबल नहीं होगा कि कौन सा सेक्टर या कौन सा थीम फ्यूचर में अच्छा परफॉर्म करेगा। इसके अलावा एज अ म्यूचुअल फंड इन्वेस्टर आपको इससे परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके फंड मैनेजर को एप्रोप्रिएट सेक्टर या थीम में आपके पैसे को लगाना होगा। इस तरह आप अपने पोर्टफोलियो में सेक्टोरल थीमेटिक फंड्स को एग्जिट करना कंसिडर कर सकते हैं और सिर्फ डाइवर्सिफाइड फंड्स पर फोकस कर सकते हैं। हमारे पास इस टॉपिक पर एक डिटेल्ड वीडियो है, हमने डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक शेयर कर दिया है। ये लिंक स्क्रीन के टॉप राइट हैंड साइड पर भी अवेलेबल है। यह हमें अगले पॉइंट पर ले आता है, आपके पोर्टफोलियो में डेट फंड्स को चेक करना। आपको डेट फंड्स की ज़रूरत शॉर्ट टर्म गोल्स के लिए पड़ सकती है। वो रीबैलेंसिंग को ईजी बना देते हैं।
लेकिन इन्वेस्टर्स के पास अक्सर ज़रूरत से ज़्यादा डेट फंड्स हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपके पास ओवरनाइट फंड्स, लिक्विड फंड्स, शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स, कॉर्पोरेट बॉन्ड फंड्स एक्सेट्रा हो सकते हैं। मोस्टली लिक्विड और शॉर्ट ड्यूरेशन फंड्स का एक कॉम्बिनेशन ठीक रहता है। जहां लिक्विड फंड्स सेविंग्स बैंक अकाउंट में पैसा रखने का एक ऑल्टरनेटिव है, वहीं दूसरी तरफ शॉर्ट टर्म डेट फंड्स फिक्स डिपॉजिट का ऑल्टरनेटिव है। डेट फंड्स जिनमें क्रेडिट रिस्क या ड्यूरेशन रिस्क हाई है, उन्हें पूरी तरह अवॉइड करना चाहिए। ऐसे फंड्स ज़्यादा वॉलेटाइल होते हैं, इसीलिए आप क्रेडिट रिस्क फंड्स, मीडियम ड्यूरेशन फंड्स, लॉन्ग ड्यूरेशन फंड्स जैसी कैटेगरीज को इग्नोर कर सकते हैं। एक बात हमेशा याद रखें कि डेट रिटर्न ऑफ प्रिंसिपल के लिए है, ना कि रिटर्न ऑन प्रिंसिपल के लिए। इसीलिए डेट फंड्स में रिटर्न्स को चेज ना करें और अपने पोर्टफोलियो में बहुत सारे डेट फंड्स ऐड ना करें। अब आइए अगली स्ट्रैटेजी डिस्कस करते हैं, अपना मॉडल पोर्टफोलियो कैसे तैयार करें। आप ये बात माने या ना माने, अनफॉर्चुनेटली हम में से कई लोग बिना फाइनेंशियल प्लान बनाए इन्वेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इसलिए हमारे पास जब भी कभी सरप्लस होता है, हम उसे किसी भी फंड में इन्वेस्ट कर देते हैं। फिर जब हमें कोई और फंड इंटरेस्टिंग लगता है तो हम उसमें भी इन्वेस्ट कर देते हैं। ऐसा करते करते हमारे पोर्टफोलियो में ज़रूरत से ज़्यादा फंड्स आ जाते हैं। इसका सोल्यूशन है स्टार्ट फ्रॉम द बिगिनिंग। अगर आप अभी से इन्वेस्ट करना स्टार्ट करते हैं तो आपकी क्या अप्रोच होगी? अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग आप कौन से फंड्स में इन्वेस्ट करना चाहेंगे? मे बी इसे अच्छी तरह सोचने के लिए आपको अपना टाइम डिवोट करना होगा, लेकिन ये वर्थ द एफर्ट है, क्योंकि आप अपनी नीड्स को तभी बेटर तरीके से समझ पाएंगे। यहाँ कुछ बेसिक्स हैं जिन्हें आप मॉडल पोर्टफोलियो के लिए यूज़ कर सकते हैं। पहला, अपनी इक्विटी, डेट और गोल्ड एलोकेशन पर फैसला करें। आपके पास एक डेट और एक गोल्ड फंड हो सकता है। इक्विटी में फैसला करें कि आप लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप्स में कितना कितना इन्वेस्ट करना चाहेंगे। इसके आधार पर आप अलग अलग कैटेगरीज से फंड्स को पिक कर सकते हैं। ये एक बेसिक स्ट्रक्चर है और फाइनल एलोकेशन इसके आधार पर होना चाहिए कि आप कितना ज़्यादा रिस्क अफोर्ड कर सकते हैं। अब अगर आप अपने पोर्टफोलियो में रेड फ्लैग्स को आइडेंटिफाई करना चाहते हैं तो आप ईटी मनी पोर्टफोलियो हेल्थ चेकअप को यूज़ कर सकते हैं। ये फीचर फ्री ऑफ कॉस्ट है और आपकी इस क्लीनअप एक्सरसाइज के लिए एक अच्छा स्टार्टिंग पॉइंट हो सकता है। बस एक टैप में ऐप पर आप अपना पोर्टफोलियो ओपन कर सकते हैं और कुछ मेन पैरामीटर्स पर परफॉर्मेंस को देखने के लिए हेल्थ चेक रन कर सकते हैं। अब आइए समराइज करते हैं कि हमने इस वीडियो में क्या डिस्कस किया। अपने फाइनेंशियल गोल्स को फुलफिल करने के लिए इन्वेस्ट करना ज़रूरी है, लेकिन अपने पोर्टफोलियो को मैनेज करना और उसका ट्रैक रखना उतना ही इम्पोर्टेंट है। एक लीन पोर्टफोलियो ना सिर्फ मैनेज करना आसान होता है, बल्कि ये ज़्यादा रिवॉर्डिंग भी होता है। अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने के लिए आप कई सारी चीज़ें कर सकते हैं, जिन पर हमने इस वीडियो में डिस्कशन की है और आपकी स्क्रीन पर इन्हें टेबल में समराइज कर दिया है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये सजेशंस यूजफुल लगे होंगे एंड वी होप कि आप इन स्ट्रैटेजीज को अपने पोर्टफोलियो को क्लीन करने में अप्लाई ज़रूर करेंगे। मैं जल्द ही आपसे कुछ दिनों में एक और इंसाइटफुल वीडियो के साथ मिलूंगी। Mutual fund investments are subject to market risks. Read all scheme related documents carefully.